brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन हमले, सारी चीज़ें आपने देखी। और इसी दौरान में एक बहस हुई न्यूक्लियर वॉर की, न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम, हमारे पास भी न्यूक्लियर बम। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट दिग्गज ये भी कहने लगे न्यूक्लियर वॉर हो गया या बम छोड़ दिया एक दूसरे पे तो क्या होगा। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आज के दौर में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, हम बात कर रहे हैं ड्रोन की, हम बात कर रहे हैं S-400 की, मिसाइल की, एंटी मिसाइल की, पता नहीं क्या क्या देश और दुनिया में अजीब अजीब हथियार हैं। मैन टू मैन वॉर अब होता नहीं, बटन दबाई और दुश्मन पर टूट पड़ी। अब ऐसे में अगर आज के इस दौर में मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, और ये तस्वीर में ऐसी वैसी नहीं है, देश की हमारी प्रीमियम जांच एजेंसी CBI, मतलब इससे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो हमारे देश में है ही नहीं। अब CBI का एक स्टेट के अंदर हेडक्वार्टर, जैसे यूपी में लखनऊ में CBI का दफ्तर, और उस CBI के दफ्तर में एक शख्स आज के दौर में 2025 तीर कमान लेकर दफ्तर के अंदर दाखिल होता है, बाकायदा तीर कमान लेकर। और वो शोपीस के तौर पर नहीं दिखाता नहीं है, बल्कि आप इस अगर तस्वीर में देखेंगे उसके हाथ में तीर कमान है। वो तीर कमान से CBI के अफसरों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक को तो उसने घायल भी कर दिया। और वहाँ मौजूद पुलिस वाले या CBI के बाकी अफसरों को समझ ही में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। पिस्टल से, तमंचे से, कट्टे से, चाकू से, तलवार से, बम से सारे हमले होते रहे। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में, वो भी CBI के हेडक्वार्टर में, एक शख्स तीर कमान के साथ दाखिल होता है। तीर कमान से CBI वालों पर हमला करता है और फिर बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पाया जाता है। उसे पकड़ने के लिए पहले उसके ऊपर कुर्सियां फेंकी जाती हैं, डंडे से उसको डराया जाता है, लेकिन लास्ट में, और वो केबिन के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहा है, फिर पकड़ा जाता है। लेकिन इस दौरान CBI के एक दरोगा ASI, उनके सीने में तीर जाकर लगा था, जो पहला तीर उसने चलाया। अगर ये थोड़ा सा कहते हैं कि दाएं बाएं होता तो शायद जानलेवा होता। हालांकि ये दरोगा साहब इस वक्त ख़तरे से बाहर हैं, उनका ऑपरेशन हो चुका है, उनकी जान बच गई। लेकिन अब यहाँ ये सवाल है कि आज के इस दौर में एक शख्स जो बिल्कुल कहीं गांव से आया हुआ दिखाई दे रहा है, एक CBI जैसी एजेंसी के दफ्तर में घुसता है तीर कमान लेकर, और बाकायदा तीर से हमला करता है, जिससे बचाव का शायद पता भी नहीं, तरीका भी नहीं कि कैसे बचूं। क्यों? ये कहानी और ये तस्वीर है लास्ट फ्राइडे की, 23 मई, सुबह के 11:15। लखनऊ में हजरतगंज के पास CBI का हेडक्वार्टर है, और इसी CBI के हेडक्वार्टर में तमाम लोग मौजूद थे। गेट पर ASI खड़े थे और बाकी भी लोग अंदर मौजूद थे। 11:15 का वक्त था, 23 मई तारीख, दिन फ्राइडे। 11:15 पर अचानक जो CCTV कैमरे में कैद होता है वो ये कि एक शख्स अचानक तीर चलाता है, और जो गेट पर खड़े थे CBI के दरोगा, वो अपना पेट पकड़ते हैं या सीना पकड़ते हैं, झुके हुए हैं, और फिर वो अंदर की तरफ आता है। लोग अंदर वाले घबरा गए उसको देखकर इस हाल में। फिर जो जिधर बचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ये लखनऊ की कहानी, लखनऊ की तस्वीर। अब सवाल ये है कि एक शख्स तीर कमान लेकर CBI के हेडक्वार्टर में क्यों घुसा, जबकि वहाँ सुरक्षा भी है, सब कुछ है। तो ये कहानी है 32 साल पुरानी, 1993 की। और ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमारे देश में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें वक्त पर इंसाफ नहीं मिला, और जब वक्त पर इंसाफ नहीं मिला तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई।
मैं इस शख्स से कहीं हमदर्दी नहीं रखता कि जो उसने काम किया है वो गैर कानूनी है। किसी की जान लेना, जान लेने की कोशिश करना दोनों जुर्म है, गुनाह है। लेकिन इन सब के पीछे जो कुछ था वो उसके 32 साल का एक दर्द था। 32 साल से वो एक इंसाफ की उम्मीद लिए हुआ था और वो 32 साल से मानकर चल रहा था कि आज जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं सीबीआई है। दिनेश मुर्मू, यही नाम है उस शख्स का जो तीर कमान हाथ में लिए हुआ है। दिनेश मुर्मू बिहार का रहने वाला है और बिहार के मुंगेर से ये आता है। बात 1993 की है। तब ये रेलवे में सेकंड क्लास एम्प्लॉय हुआ करता था, मतलब रेलवे में नौकरी किया करता था और इसी रेलवे में नौकरी करके वो अपना परिवार पाला करता था। अब दिनेश मुर्मू एक आदिवासी जाति से आता है। परिवार इसका वहीं बिहार में रह रहा था, मुंगेर ज़िले के बल्कि खड़गपुर का इलाका है। तो वहाँ परिवार रह रहा था, ये अपने रेलवे में नौकरी कर रहा था, ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी 1993 में एक हादसा होता है। 1993 में दिनेश मुर्मू पुलिस में एक शिकायत लिखाता है। शिकायत ये कि रेलवे का एक एम्प्लॉय रिश्वत ले रहा है। 1993 की बात कर रहा हूँ मैं, 1993। और उसने कहा ये रिश्वत लेता है। पुलिस ने कंप्लेंट लिखी। कंप्लेंट लिखने के बाद फिर उसने बताया कि ये कब कब कहाँ कहाँ लेता है। तो एक दिन पुलिस ने रंगे हाथ, जो रेलवे का मुलाजिम था जो रिश्वत ले रहा था, उसका नाम है सीताराम, सीताराम को 200 रुपये रिश्वत लेते हुए पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब पकड़ा तो इसके बाद ये हुआ कि भाई रेलवे के अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, बड़ी तादाद है इनकी। अब धीरे धीरे इस रिश्वतखोरी के जाल को पकड़ने के लिए ये केस लखनऊ पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई से कहा कि आप इसकी जांच करें और रेलवे में जो करप्शन है उसको ख़त्म करें। अब सीबीआई ने केस लिया। 93 में जांच शुरू हुई। बहुत सारे लोग पकड़े गए, बहुत सारे लोगों के खिलाफ केस हुआ। इसी दौरान में जो इस केस का शिकायत करता है यानी दिनेश मुर्मू, उसको भी एक आरोपी बना दिया गया, क्योंकि कुछ मुलाजिम जिसमें सीताराम भी था, जिसको सीताराम को खुद दिनेश ने पकड़वाया था, उन्होंने कहा कि ये भी रिश्वत लेता है और हम सब एक ही साथ हैं। अब आरोपियों के कहने पर जिस शख्स ने रिश्वतखोरी को आम करने की कोशिश की वो भी अब नामजद हो गया एक आरोपी के तौर पर। अब दिनेश का भी नाम आ गया। इसके बाद धीरे धीरे जितने एम्प्लॉय पकड़े गए थे उन सब की लिस्ट बनती गई और ऐसे रेलवे के कई मुलाजिमों को उस वक्त नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जितने लोगों को बर्खास्त किया गया उसमें एक दिनेश मुर्मू भी था। दिनेश मुर्मू ने कहा कि मैं उस वक्त भी चीख चीख कर कह रहा था कि मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इसके बाद मैं हर तरफ फरियाद करता रहा। सीबीआई के जो अफसर उस वक्त जांच कर रहे थे उनसे कहा कि वो मैं था जिसने इस रिश्वतखोरी का भांडाफोड़ करवाया और मुझे साजिशन, क्योंकि ये रेलवे के मुलाजिम मुझसे बदला ले रहे हैं कि तुम एक ही जगह रहकर हमारे खिलाफ जा रहे हो, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे बदला लिया और मुझे फंसा दिया। अब सीबीआई ने खैर केस फाइल कर दिया, अक्यूज बना दिया दिनेश मुर्मू को। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा, कुछ हुआ नहीं। धक्के खा खा कर आखिरकार दिनेश अपने गांव लौटा। गांव तक भी ये बात पहुंच चुकी थी। गांव में भी ये था कि एक रिश्वतखोर है, नौकरी जा चुकी, परिवार को पालना बड़ा मुश्किल, जो घर अभी तक ठीक ठाक से चल रहा था रेलवे के नौकरी से, सब कुछ दरबदर हो गया। बड़ी कोशिश की, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, सीबीआई के चक्कर काटे, हुआ कुछ नहीं। 32 साल बीत गए। ये बात दिनेश भूला नहीं। उसे लगा कि एक केस की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और उसका ये कहना है कि वो बेकसूर है। अब उसने बहुत सारे सीबीआई अफसरों को ढूंढना शुरू किया अपने लेवल पर। कामयाबी मिली नहीं। अब जब कामयाबी नहीं मिली तो उसने सोचा क्या करूं। पिछले 4 सालों से 2021 के बाद से दिनेश अपने घर नहीं गया, गांव नहीं गया। वो इधर उधर भटकता रहा। बनारस में रहा, वाराणसी में, वहाँ किसी होटल में काम किया, छोटे मोटे, फिर इधर उधर रहा। फिर कुछ महीने पहले ये लखनऊ पहुँचा। इसी बनारस में काम करने वरने के दौरान उसकी सिर्फ एक थी कि सीबीआई वाले बाबू सब कहाँ मिलेंगे, सीबीआई के अफसर लोग कहाँ होते हैं, कितने लोग, उन्होंने सब बताना शुरू किया
कि वहाँ मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। कुछ ने ये भी कहा कि वो तो पता भी नहीं चलता क्योंकि वो खुफिया लोग होते हैं। लेकिन ये सीबीआई करता रहा। फिर ऐसे ये भी था कि शायद दिल्ली में भी सीबीआई के सबसे बड़े बाबू लोग बैठते हैं। उसने कहा नहीं, एक लखनऊ का केस था तो ये बताया गया कि लखनऊ में ही होता है, तो सीबीआई वाले लखनऊ में भी बैठते हैं। उसने ये भी पता किया। अब ये सब कुछ पता करने के बाद लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ आने के बाद अब ये ढूंढते ढूंढते आखिरकार लखनऊ में सीबीआई के इस दफ्तर के बाहर पहुंचता है। वहाँ जाकर कहता है कि मुझे सीबीआई के एक अफसर से किसी से मिला दो, मेरा केस है, मुझे उनसे बात करनी है। गेट पर पूछते हैं कौन से अफसर, वो नाम तो बता नहीं सकता, भगा देते हैं। फिर आता है, फिर कहता है मुझे सीबीआई अफसर से मिलना है। पूछते हैं क्या काम है, किससे मिलना है, कहता सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। कोई सुनता नहीं है उसकी। कई बार जब गेट तक आकर उसे अंदर जाने नहीं दिया गया तो उसे लगा कि अब बात ऐसे नहीं बनेगी। अब उसने कहा कि मैं इसको अपने दूसरे तरीके से करूंगा। अब उसने वहीं बांस लिया, चूंकि एक आदिवासी जाति से आता है और जिस इलाके से आता है वहाँ तीर कमान पुराना एक रिवाज रहा है, तो उसे तीर कमान बनाना आता था, या धनुष तीर जो भी कहें। उसने बांस लिया, बांस को पानी में रखा कई दिनों तक, फिर उसको उस तरीके से उसमें ढाला, फिर उसने लोहा लिया, एरो बनाया नुकीला। ये कर कराकर उसने एक धनुष और 6 तीर बनाए और ये बनाकर वो अपने पास रखे रहा। अब वो फिर सीबीआई के दफ्तर जाता है कि शायद किसी दिन अंदर एंट्री मिल जाए तो वो अपनी बात कर ले, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। लास्ट में इसे लगा कि अब इसे वही काम करना है जो धनुष और तीर बनाकर इसने सोचा है। 23 मई को ये फिर सीबीआई के दफ्तर के बाहर जाता है। सड़क के एक दूसरे सामने पेड़ है, उस पेड़ के किनारे जाकर बैठ जाता है। इत्तेफाक से वो पेड़ के पास बैठा था। इधर सीबीआई के एक एएसआई थे जो उस वक्त गेट पर खड़े थे। वो देखते हैं कि एक शख्स पेड़ के करीब बैठा हुआ है और उस जगह पर कोई इस तरीके से बैठे तो वो सीबीआई का भाई बिल्डिंग है, वो तो बड़ा अजीब है। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम ये कौन हो, यहाँ से जाओ। वोट कर आता है, उसी एएसआई से कहता है कि मुझे सीबीआई अफसर से मिलना। अच्छा, इसी एएसआई से वो इससे पहले कई बार रिक्वेस्ट कर चुका था कि मुझे सीबीआई अफसर से मिलना है। एएसआई भी अपनी जगह सही, वो कह रहे हैं कि भाई नाम बता दो, किससे मिलना, क्या काम है वो बता दो। पर दिनेश मुर्मू की जिद एक ही थी कि मैं जो भी बताऊंगा उस सीबीआई अफसर को बताऊंगा, अपनी पूरी कहानी उन्हीं को बताऊंगा। तो उस रोज़ भी उसने यही कहा। अब 2-3 बार उस एएसआई ने उसको मना कर दिया था। इसके बाद उसने अचानक मना करने के बाद एएसआई दरवाजे की तरफ आता है। वो कपड़ों में छुपा कर रखा हुआ धनुष तीर निकालता है और अचानक पहला निशाना उसी एएसआई को बनाता है जो गेट पर है। एएसआई अचानक हुए इस हमले से घबरा जाते हैं और तीर सीधे सीने में आकर लगता है। अब वो सीना पकड़े हुए हैं। इस दौरान में अब वो तेजी से इस गेट के अंदर की तरफ आता है। अंदर में हाथ में तीर कमान है। जितने भी सीबीआई के स्टाफ हैं या सुरक्षा स्टाफ है वो घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंजर उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। तमंचा, पिस्टल, चाकू, तलवार, बॉम्ब सब है। आज के इस दौर में कोई तीर कमान लेकर एक सीबीआई की बिल्डिंग में घुस जाए, ये अजीब चीज़ थी, अजीब मंजर था। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कुछ पल के बाद जब उन्होंने देखा एएसआई घायल हैं, तब उन्हें इस बात की सीरियसनेस का एहसास हुआ। अब कोई जिसे कुर्सी मिल रही वो फेंक कर उसको काबू करना चाहता है, कोई डंडा ले आया, कोई किसी तरीके से, और वो तीर लेकर आखिर में केबिन में भी घुस जाता है दिनेश। बड़ी मुश्किल से फिर उस पर काबू पाया जाता है। काबू पाने के बाद फिर उसकी धुलाई भी होती है। अब इसके बाद फिर फ़ौरन घायल एएसआई को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि वो किस्मत वाले थे। ज़रा सा इधर उधर और कहीं ये तीर लगा होता तो शायद जान खतरे में पड़ जाती। उधर पिटने के बाद दिनेश मुर्मू को भी ले जाया गया अस्पताल। वहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिर पुलिस आती है, पुलिस अब तफ्तीश करती है। तब मुर्मू अपनी कहानी बताता है। पहले तो ये शक हुआ कि कहीं ये नक्सल या इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं, लेकिन वो बताता है मैं रेलवे का एम्प्लॉई हूँ। 1993 में मेरे कहने पर कई रिश्वतखोर लोग पकड़े गए, लेकिन उसी मामले में साजिशन मुझे फंसा दिया गया। 32 साल में मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। मुझे इंसाफ नहीं मिला, उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता था।
जब इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैंने ये तरीका अपनाया, तो उन्होंने कहा कि तीर और धनुष ही क्यों, तीर कमान क्यों? तो उसने कहा कि ये चूँकि मैं आदिवासी जाति से आता हूँ, तो हमारे यहाँ बंदूक पिस्तौल ये सब तो इस्तेमाल उधर होता नहीं, तो हमारे यहाँ तीर कमान का कल रिवाज है और हमें सब बनाना आता है, तो इसीलिए हम ये लेकर आए। अब जो एसआई यानी दरोगा वीरेंद्र सिंह इसमें घायल हुए थे, उनको भी डॉक्टर ने खतरे से बाहर करार दिया है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अच्छा पहलू यह है कि दिनेश मुर्मू को पकड़ने के बाद सीबीआई के लोग और पुलिस वाले उससे गहराई से पूछताछ की कि इसकी सच्चाई क्या है, और जब उसने सारी बात, एक ही बात बार बार रिपीट की, कहानी बताई, तब खुद सीबीआई को इस बात का एहसास हुआ कि ये बंदा 93 के केस के बारे में सच बोल रहा है। अब इस बात का हुक्म दिया गया है कि 93 का वो केस रिश्वतखोरी का, जो रेलवे खासतौर पर लखनऊ में जिसमें मुलाजिम था दिनेश, उसमें क्या हुआ, उस केस का क्या हुआ, कोर्ट में क्या हुआ, कितने लोग थे, कितने की नौकरी गई, और क्या दिनेश सचमुच कसूरवार था, इसकी जांच की जाए। अब लखनऊ पुलिस और सीबीआई 32 साल पुराने उस गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि ये पता किया जा सके कि दिनेश मुर्मू सचमुच एक रिश्वतखोर एम्प्लॉई था या साजिशन फंसाया गया, और दोनों में से जो भी हो, 32 साल तक अगर कोई शख्स इंसाफ का रास्ता देखे, इंसाफ न मिले, तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं और ये अफसोसनाक है। तो अब दिनेश मुर्मू की सच्चाई को पता लगाने के लिए 32 साल पुराने केस खोले जा रहे हैं, लेकिन दिनेश ने जो किया उसने वाकई हर एक को चौंका दिया। तीर कमान के साथ आज के दौर में सीबीआई जैसी एजेंसी के दफ्तर में घुस जाना और एक दरोगा को घायल कर देना। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आकाश रावल, हमारे विकी पाजी की टीम स्पोर्ट्स तक, आपको पता है मेरा फेवरेट चैनल, तो आकाश रावल भाई उसी स्पोर्ट्स तक से जुड़े हैं। बेहद मेहनती, बेहद सौम्य, सभ्य और हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड और बड़े अच्छे इंसान हैं ये। तो इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश रावल भाई, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। और आज ये मिले तो पता चला मुझे कि जब इनका बर्थडे है तो उनकी बेटी ने कुछ कहा था, आज आप ऐसे ड्रेसअप होकर जाएंगे, तब मुझे पता चला इनका बर्थडे है। तो फिर हमने कहा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको बेटी के और पत्नी के साथ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा आप विकी पाजी छुट्टी नहीं देंगे जल्दी। तो फिर मैंने सिफारिश की विकी पाजी से जाकर कि भाई आज इनका दिन है, कम से कम छोड़ दीजिए, तो शायद वो आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और विकी पाजी वैसे भी दिल के अच्छे इंसान हैं। और आजकल विकी पाजी और साथ में राहुल भाई, इन दोनों को एक नई धुन सवार हुई है। ये दोनों जब दफ्तर से निकलते हैं गुरुग्राम तक तो कहानियाँ सुनते हुए जाते हैं। पता नहीं आईपीएल से दोनों बोर हो गए, वैसे भी आईपीएल इस बार ढंग का तो हुआ नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच विकी पाजी, राहुल भाई, आप दोनों की। और आपके फरमाइश पे वो कहानी भी मैंने आज आपको लिंक दीपक ने भेज दिया होगा। तो बस आपका सफ़र यूँ ही कटता रहे। आकाश रावल भाई वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। साथ ही आज जितेंद्र अरोड़ा जी, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र भाई। और ये हरविंदर उर्फ वीनू जी के हस्बैंड हैं, जियान कासमी, सॉरी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जियान। और ये मोहम्मद इसरार अहमद साहब ने भेजा, उनके बेटे हैं जियान, और इसरार अहमद हमारे सब इंस्पेक्टर हैं इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, ITBP। साथ ही महक शेख, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे महक। और ये इकबाल शेख की सिस्टर हैं गुंजन कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुंजन। और ये अभिषेक श्रीवास्तव जी की बेटियां हैं। नेक सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नेक सिंह जी। ये राजवीर सिंह जी के पिताजी हैं। डॉक्टर राजेश बंसल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर राजेश। और ये स्मृति बंसल जी के हस्बैंड हैं। इसके अलावा देवेंद्र जाट, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे देवेंद्र भाई। और ये अभय जाट जी के ब्रदर हैं। तो कहानी में इसी के साथ आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।